नमस्कार विद्यार्थियों। अपनी क्लास लास्ट चल रही थी भौतिक भूगोल की। आज अपन जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे, विश्व का जलवायु प्रदेश। उसमें भी जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है उसको अपन पढ़ेंगे। अब तक जितने भी क्लासेज हुई उसकी हर 4-5 क्लास के बाद में अपना एक एमसीक्यू की क्लास भी हो गई है। आज ही अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो विश्व जलवायु प्रदेश। विश्व जलवायु प्रदेश का विश्व स्तर पर पहली बार वर्गीकरण किया था कोपेन ने, है ना। तो कोपेन का वर्गीकरण ही आपके सिलेबस में है। पहले बात करते हैं जलवायु पे। जलवायु की देखो अर्थ क्या होता है। एक शब्द होता है जलवायु, दूसरा होता है मौसम। मौसम और जलवायु दोनों में मुख्य अंतर यही है कि जो भी मौसमीय कारक होते हैं उसमें अल्पकालीन जो परिवर्तन होता है उसे अपन मौसम कहते हैं, और जो दीर्घकालिक परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहेंगे। जलवायु कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे ताप है, वायुदाब है, वर्षा है, आर्द्रता है, नमी है। इन सभी कारकों के मिश्रण स्वरूप को अगर बहुत कम समय में परिवर्तन हो रहा है उसे तो अपन कहेंगे मौसम, और बहुत लंबी अवधि के बाद में हो रहा है, कम से कम 50 वर्षों के बाद ये परिवर्तन होता है, तो उस दशा को कहा जाएगा जलवायु, है ना। जैसे मौसम तो सुबह आप उठे तब मौसम अलग होता है, दोपहर को आप देखो मौसम अलग, शाम को देखो मौसम अलग, रात को देर रात तक देखोगे तब भी मौसम अलग हो सके, पौने किधर की किधर पौने चेंज हो गई, है ना। नमी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, ताप कम हो जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है। तो ये अल्पकालीन जो परिवर्तन है इसे तो मौसम कहा जाएगा। और एक लंबी अवधि के बाद में, लंबे अरसे के बाद में, लगभग 50 वर्षों की अवधि के बाद अगर कोई परिवर्तन होता है किसी भी स्थान पर उसे अपन जलवायु कहेंगे। इनमें मुख्य कारक तापमान में परिवर्तन हो रहा है, जैसे पृथ्वी पर लगातार ताप बढ़ रहा है। कोई ऐसा स्थान है जैसे मान लो पश्चिमी राजस्थान में आप रह रहे हो, बाड़मेर जैसलमेर की दशा वर्तमान की देखोगे तो आप लगातार वर्षा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और दक्षिणी राजस्थान में देखोगे तो वर्षा जहां पहले अधिक होती थी वहां लगातार वर्षा में कमी आ रही है। तो ये लंबी दशक के बाद में जो परिवर्तन हो रहा है इस दशा को क्या कहा जाएगा? जलवायु। ठीक है। तो पहले तो शब्द जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक मौसमी दशाएं होती है, और इसी के विपरीत मौसम की बात करें तो मौसम किसी स्थान पर किसी विशेष क्षण में या पल में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा या मेघ की दशाओं का अंशकालिक योग होता है ना। अंशकालिक छोटी अवधि में है तो वो मौसम है, और दीर्घकालिक परिवर्तन है तो उसे क्या बोलेंगे? मौसमी दशाएं, वो कहलाएगी आपके जलवायु। अब जलवायु का वर्गीकरण किन किन आधार पे होता है उनकी दे रखे हैं। ये 3 टाइप से जलवायु का वर्गीकरण होगा। पहला वर्गीकरण है अनुभव के आधार पे। अनुभव में आपके तापमान, वर्षा मुख्य कारक होंगे। तापमान और वर्षा, तापमान और वर्षा से संबंधित अगर कोई जलवायु का वर्गीकरण है तो उसे बोला जाएगा अनुभव आधारित वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है जेनेटिक वर्गीकरण, वो है जननिक वर्गीकरण। ये किसी विशेष कारणों के आधार पर अगर किसी स्थान के जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं तो वो जेनेटिक या जननिक वर्गीकरण कहलाएगा। और तीसरा आधार है इसका अनुप्रयुक्त वर्गीकरण। ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया वर्गीकरण है। किसी स्थान विशेष का किसी विशिष्ट उद्देश्य को आधार मान के अगर वर्गीकरण किया जाता है तो वो आपका है तीसरा अनुप्रयुक्त वर्गीकरण। ठीक है। तो इन 3 प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। अनुभव के आधार पर जिसमें ताप और वर्षा इंपोर्टेंट है, फिर जेनेटिक वर्गीकरण ये कोई कारणों के आधार पर किया जाता है, और तीसरा है अनुप्रयुक्त वर्गीकरण, ये आपके किसी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर किसी विशेष स्थान का किया जाता है। ठीक है। तो अब अपन जलवायु में सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस में दे रखा आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, है ना। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखो, कोपेन के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? कोपेन ने भी तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, है ना। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पीछे जस्ट अभी अपन ने देखा अगर तापमान और वर्षा से संबंधित है तो वो वर्गीकरण कौन सा होगा? अनुभौतिक वर्गीकरण। अर्थात कोपेन का वर्गीकरण भी कौन सा है? अनुभौतिक वर्गीकरण है ना। तो कोपेन ने वर्गीकरण में आधार क्या रखा? तापमान, वर्षा और वनस्पति। इससे पहले जब कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था विश्व पटल पर, उससे पहले कोपेन ने जो आधार माना वो आधार था कैडोल द्वारा 1874 में जो प्रस्तावित एक विश्व का 5 वनस्पति मंडल आधार थे,
उसको आधार माना कोपेन ने। कैंडोल महोदय ने 1874 में पूरे विश्व को 5 वनस्पति मंडलों में बांटा था, उसको आधार मानकर कोपेन ने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो वो कोपेन ने जो आधार माना, वो कैंडोल के जो 5 प्रकार थे वो कौन कौन से थे? वो ये जो वनस्पति के आधार पे इसने विश्व को 5 भागों में बांटा था। किसने? कैंडोल ने। जिसमें मेगाथर्मल, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल और ये जेरोफाइट है, जेरोफाइट और इकिस्टोथर्मल। ये 5 प्रकार के वनस्पति वर्गीकरण माना था कैंडोल ने, और इन्हीं को आधार मानते हुए कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ये 5 प्रकार है, ध्यान रखना आप। 1874 में कैंडोल महोदय ने दिया था और इसको आधार मानकर ही कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, केवल ये नाम ध्यान रखना। ये जेरोफाइट तो मरुद्भिद वनस्पति है, बाकी ताप के आधार पर ये आप देखोगे तो मेगाथर्मल है, वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला भाग है ग्लोब पर। और ये जो मेसोथर्मल है या मेजोथर्मल है, ये 22 डिग्री से 44 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का भाग है। जेरोफाइट बी टाइप का है, ये मरुस्थलीय भाग है ना। इकिस्टोथर्मल है, वो ई टाइप का है, 66 से 88 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का भाग है, अर्थात तापमान की न्यून दशा है यहाँ पे। तो ये 5 प्रकार दिए थे कैंडोल ने, इसी को आधार मान के कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण हेतु अनुभविक पद्धति का उपयोग किया। जस्ट अभी बात की अनुभविक पद्धति, अनुभविक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तापमान, वर्षा, है ना। कोपेन ने भी यही माना, तापमान, वर्षा और वनस्पति। वनस्पति का आधार तापमान ने कैंडोल की कॉपी की थी। ठीक है, फिर कोपेन ने वनस्पति तथा जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। वर्षा तथा तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित अनुभविक पद्धति का विकास किया, यानी औसत लिया इन्होंने, है ना। वर्षा और तापमान कोपेन ने, मासिक औसत तापमान और वार्षिक औसत तापमान, ठीक उसी तरह मासिक औसत वर्षा और वार्षिक औसत वर्षा को आधार मानते हुए कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी बन सकता है, ध्यान रखना। कोपेन के वर्गीकरण का आधार था तापमान और वर्षा, ये मासिक थे या वार्षिक? तो ध्यान देना, ये दोनों थे, ये दोनों थे। औसत मासिक भी था, औसत वार्षिक भी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कोपेन ने 1918 में वर्गीकरण पद्धति को विकसित किया। अब आपके एनसीईआरटी में 1918 दे रखा है, तो आप भी इसी को पढ़े, ध्यान रखें, है ना। 1918 में वर्गीकरण पद्धति विकसित किया, अर्थात वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर जलवायु समूहों एवं प्रकारों की पहचान के लिए अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों को उन्होंने आधार पर वर्गीकरण किया। जैसे कैपिटल में ए बी सी डी ई, ये 5 प्रकार मुख्य माने। फिर उन्होंने एफ स्मॉल माना, ये वर्ष पर वर्षा। फिर एम स्मॉल माना मानसून के लिए, डब्ल्यू स्मॉल माना विंटर ड्राई, शीत ऋतु शुष्क के लिए, और ये जो एस स्मॉल माना, ये एस ड्राई है आपके ग्रीष्म ऋतु शुष्क, इनका प्रयोग किया। फिर मुख्य रूप से जो 5 जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तो तापमान आधारित है और 1 है वो वर्षा आधारित है। वर्षा आधारित कौन सा है? बी। अभी आगे देखेंगे एक एक को वापस। कैपिटल लेटर ए बी डी ई, ये 4 तो है आर्द्रता जलवायु प्रदेश, ये 4 जो है वो तापमान आधारित है, और जो बी अक्षर है वो शुष्क जलवायु प्रदेश निरूपित करता है ना, जो वर्षा आधारित है। आप देखोगे ए सी डी ई, ये तो आर्द्र जलवायु प्रदेश है जो तापमान पर आधारित है वर्गीकरण, और दूसरा बी अक्षर है वो शुष्क जलवायु प्रदेश है, वो आपके वर्षा आधारित है। अभी आगे इनको अपन देखेंगे वापस। अब स्मॉल लेटर में एफ एम डब्ल्यू और एस मौसम को इंगित करते हैं, ये मौसमी दशा है। एफ वर्ष पर वर्षा है, एम है वो मानसून है, डब्ल्यू है वो विंटर ड्राई है, और एस है वो शुष्क आपकी समर ड्राई है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। जिसमें एफ है मानसून, शुष्क मानसून न होने को, अर्थात वर्ष भर वर्षा। एफ किसको इंगित कर रहा है? स्मॉल एफ है वो वर्ष भर वर्षा। ध्यान रखना, विशेष कोड से भी प्रश्न बनता है। एफ है वो वर्ष भर वर्षा, अर्थात वहां पे शुष्क मौसम होता ही नहीं है, साल भर वर्षा होती है। जैसे आपके 0 डिग्री वाला भाग है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे पूरे साल रोज संवन्य वर्षा होती है, दोपहर को 2 से 4 बजे के मध्य, है ना, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा। फिर छोटा एम है मानसून को इंगित कर रहा है। फिर ये जो छोटा डब्ल्यू है विंटर ड्राई, ये शुष्क शीत ऋतु, अर्थात शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा कब होगी? ग्रीष्म ऋतु में। फिर एस है, स्मॉल एस है, ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु, समर ड्राई,
अर्थात ये किसको इंगित कर रहा है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु, अर्थात यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा कब होगी? शीत ऋतु में, है ना। विश्व पटल पे आप देखोगे भूमध्य सागरीय प्रदेश ऐसे भाग हैं जहां पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो फिर है बी समूह बड़ा, बी बड़ा है, समूह की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एस और डब्ल्यू। ये बड़ा एस है ना, बड़ा एस स्टेप या अर्ध शुष्क जलवायु, ये कैपिटल वाला एस है, स्टेप या अर्ध शुष्क जलवायु, कैपिटल लेटर एस। ये जो कैपिटल में डब्ल्यू है ये मरुस्थलीय जलवायु के लिए, मरुस्थल के लिए कैपिटल डब्ल्यू, और स्टेप या अर्ध शुष्क जलवायु के लिए कैपिटल एस। ठीक है, तो ये कोड चल रहे हैं यहां तक। ये एस और डब्ल्यू दोनों कैपिटल है, इसका संबंध बी समूह के साथ है, ध्यान रखना। और बी समूह को अपन ने देखा था वर्षा के आधार पर माना है कॉपेन ने। ठीक है, तो वापस देखें एक बार, कॉपेन ने मुख्यतः जलवायु प्रदेश कितने माने? 5, ए बी सी डी ई, मुख्यतः कितने माने? 5। 5 में से जो बी समूह है इसको वर्षा आधारित माना, और शेष चारों समूह को किस आधारित माना? तापमान आधारित। ठीक है, फिर अब देखते हैं एक एक को वापस। ये देखें, समूह ए है उष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ पे आपको केवल समूह और समूह के लक्षण को याद रखना है ना। बुक के अंदर आप जाओगे डेप्थ में, तो ये लैब असिस्टेंट लेवल के हिसाब से केवल आपको नाम, समूह, कौन से नाम में कौन सा समूह है और उसके लक्षण क्या है, इतना ही आपको याद रखना है। जैसे पहला ए जो कैपिटल ए माना है कॉपेन ने, उसका अर्थ क्या है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसका निर्धारण टेम्परेचर से हुआ, तापमान से। और उसका मुख्य लक्षण क्या है? सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ए टाइप की जो जलवायु दशा है कॉपेन के अनुसार, जो ए टाइप का जलवायु प्रदेश है, उस प्रदेश में सभी महीनों का औसत तापमान 18 से अधिक रहेगा। ठीक है, फिर है बी शुष्क जलवायु, इसका रेन वर्षा आधारित निर्धारण है। वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की अधिकता, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की अधिकता, अर्थात वर्षा कम, वाष्पीकरण अधिक, इसलिए इसका आधार देखो आप, वर्षा के आधार पे माना है इसको शुष्क जलवायु। ठीक है, फिर है कोष्ण शीतोष्ण, सी का अर्थ है कोष्ण शीतोष्ण, ए उष्ण, बी शुष्क, सी कोष्ण शीतोष्ण, ये तापमान आधारित है। सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान जो है यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है ना। फिर लेकिन 3 डिग्री से अधिक, लेकिन 18 डिग्री से कम, क्योंकि 18 से अधिक होगा तो फिर तो किसमें चला जाएगा? उष्ण वाले भाग में, है ना। तो यहाँ पे तापमान सर्वाधिक ठंडे महीने का 3 से 18 के बीच रहेगा। ठीक है, ये सी आएगा। फिर शीतल, डी है वो शीतल हिमवन जलवायु, ये तापमान आधारित है। वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 डिग्री अंश यानी डिग्री तापमान से 3 डिग्री नीचे रहेगा, 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में रहेगा। कौन सा? डी भाग। फिर नेक्स्ट है ई भाग, शीत, ये इसका निर्धारण भी तापमान आधारित है। ई शीत या ध्रुवीय प्रदेश, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम रहता है, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम। तो देखें वापस, ए उष्ण कटिबंध जलवायु, बी शुष्क कटिबंध जलवायु, सी उष्ण शीतोष्ण कटिबंध जलवायु, डी शीतल या हिमबंध जलवायु, और ई है ध्रुवीय जलवायु। पर अब लास्ट में एक इन्होंने वापस संशोधन करके ऐड किया था एच। एच का अर्थ इन्होंने माना था उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत प्रदेश। जो उच्च भूमि वाले प्रदेश है, पर्वत के ऊपर वाले भाग, पर्वत के ऊपरी भाग वाले, जैसे हिमालय का ऊपरी भाग है ना, एंडीज, रॉकी, सबका ऊपर वाला भाग है, पर्वतों के ऊंचाई वाले प्रदेशों को इन्होंने एच अक्षर से संकेत से प्रदर्शित किया। तो ये मुख्य समूह थे इनके जलवायु समूह कॉपेन के। ठीक है, तो वापस बताऊं एक बार, आपको केवल ध्यान क्या रखना है, एक तो जलवायु शब्द की परिभाषा है ना, विभिन्न मौसमी कारक होते हैं, विभिन्न जो जलवायु कारक होते हैं, उन जलवायु कारकों में अगर लंबी अवधि में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो जलवायु है। कौन से? ताप, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता, नमी, इनमें अगर बहुत अब लंबी अवधि के बाद, कम से कम 50 वर्षों के बाद अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जलवायु। और अल्पकालीन दशा में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मौसम। अब जलवायु के वर्गीकरण के आधार क्या क्या, या वर्गीकरण के टाइप कौन कौन से? अनुभविक वर्गीकरण ताप वर्षा के आधार पर, जेनेटिक वर्गीकरण कारणों के आधार पे, अनुपयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पे। फिर आप देखो कि कॉपेन के जलवायु का वर्गीकरण आपके सिलेबस में दे रखा है। अब कॉपेन के वर्गीकरण में कॉपेन ने क्या किया, अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, आधार माना तापमान, वर्षा और वनस्पति, तापमान, वर्षा और वनस्पति। फिर जो वनस्पति का आधार माना वो उन्होंने 1874 के अंदर जो विश्व वर्गीकरण दिया था कैंडोल ने, वनस्पति के 5 मंडल बांटे थे पूरे विश्व में, तो उन 5 मंडलों को आधार माना कॉपेन ने भी। तो जो कैंडोल का
पांचों प्रकार थे वो थे मेगाथर्मल, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, जेरोथर्मल और एक्सिस्टोथर्मल। ये नाम पांचों याद रखना है आपको। फिर कोपेन का वर्गीकरण देखते हैं। कोपेन ने क्या किया, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के आधार पे मुख्यतः 5 प्रकारों में जलवायु प्रदेश बांटे विश्व के, और फिर स्मॉल लेटर में भी कुछ संकेत दिए विशिष्ट प्रदेशों के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे ए बी सी डी ई एफ में से जो बी है वो प्रदेश वर्षा आधारित है और बाकी चारों प्रदेश तापमान आधारित है। ठीक है, फिर आप देखोगे स्मॉल लेटर में एफ है, वो एफ संकेत कर रहा है वर्ष भर वर्षा। फिर एम संकेत कर रहा है मानसून को, स्मॉल डब्ल्यू है विंटर ड्राई यानी शीत ऋतु शुष्क, और स्मॉल एस है समर ड्राई अर्थात ग्रीष्म ऋतु शुष्क। ठीक है, फिर ये बी समूह जलवायु को बी समूह की जलवायु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये कैपिटल एस और डब्ल्यू। एस कैपिटल है स्टेप या अर्ध शुष्क जलवायु के लिए, और डब्ल्यू कैपिटल दे रखा है वो मरुस्थल के लिए, है ना। फिर कोपेन के जलवायु समूह दे रखे हैं, समूह आपको याद रखना है, लक्षण इनके याद रखना है। ए उष्ण, बी शुष्क, सी उष्ण है शीतोष्ण, डी शीताद्र, ई है ध्रुवीय या शीत, और एच है ऊंचाई के लिए। ठीक है, तापमान इनके आधार रखना। अब ये सारणी दे रखी कोपेन के जो भी प्रदेश पढ़े जलवायु प्रदेश उनका अलग अलग वर्गीकरण दे रखा है। जैसे मान लो ए उष्ण पढ़ा अपन ने, बी शुष्क पढ़ा, सी कोष्ण है शीतोष्ण देखा, डी शीतल, ई ध्रुवीय और ये एच है उच्च भूमि। इनको वापस क्लासिफिकेशन किया गया अलग अलग टाइप में। तो जो पहला है ए उष्ण, उसके 3 टाइप किए, ए एफ। ए देखो, ए देखा अपन ने उष्ण कटिबंधीय भाग, एफ वर्ष भर वर्षा होती है अर्थात इस प्रदेश के लक्षण क्या है, कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी अर्थात वर्ष भर वर्षा होगी। दूसरा भाग देखा ए उष्ण, और एम दे रखा स्मॉल किसके लिए आया था, मानसून के लिए अर्थात मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश, है ना, इसमें लघु शुष्क ऋतु होती है। फिर है ए उष्ण के लिए, डब्ल्यू स्मॉल किसके लिए आया था, विंटर ड्राई अर्थात शीत ऋतु शुष्क, तो जाड़े की शुष्क ऋतु होगी अर्थात वर्षा यहाँ कब होगी, ग्रीष्म ऋतु में, सर्दियों में वर्षा नहीं होगी, शुष्क ऋतु होगी। तो देखें ए को कितने टाइप में बांटा, 3 टाइप में। ए एफ, ए का अर्थ उष्ण, एफ का अर्थ है वर्ष भर वर्षा, है ना। ए एम, ए का अर्थ उष्ण और एम का अर्थ मानसून। ए डब्ल्यू, ए का अर्थ उष्ण कटिबंध आर्द्र और शुष्क जलवायु। इसी तरह बी को भी 2 भागों में बांटा। बी को पहले ही अपन ने देखा था, एक कैपिटल एस के साथ में और कैपिटल डब्ल्यू के साथ जोड़ा। कैपिटल एस का अर्थ है स्टेपी प्रदेश और कैपिटल डब्ल्यू का अर्थ है मरुस्थलीय प्रदेश। तो 2 भागों में इसको भी वापस बांटा, वापस दोनों को 2-2 में बांटा, 4 भाग से बांटा। तो बी एस एच, ये जो बी है ये दे रखा है शुष्क जलवायु, एस दे रखा है स्टेपी प्रदेश, एच का अर्थ है तापमान की अधिकता, है ना। तो ये हो गया उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश जहां निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क या शुष्क दशाएं पाई जाती है। अगला है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। इसमें देखोगे बी का अर्थ है वो शुष्क जलवायु, डब्ल्यू का अर्थ है मरुस्थल, एच का अर्थ है बहुत अधिक ताप, है ना, उच्च ताप। तो प्रदेश बन गए उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश जहां निम्न अक्षांशीय शुष्क दशा पाई जाती है, बहुत तेज ताप पाया जाता है। फिर है मध्य अक्षांशीय स्टेपी प्रदेश, बी का अर्थ है शुष्क, एस का अर्थ है स्टेपी प्रदेश, के का अर्थ है तापमान की न्यूनता अर्थात 22 डिग्री से कम तापमान पाया जाता है के में, और एच स्मॉल है 22 डिग्री से अधिक तापमान। ये भी स्मॉल लेटर के इनके संकेत है। तो प्रदेश बन गया आपका बी एस के, कौन सा, मध्य अक्षांशीय स्टेपी प्रदेश जहां पे मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क जलवायु पाई जाती है ना। साल भर 22 डिग्री से तापमान कम रहता है। फिर अगला है लास्ट है बी का पार्ट, बी अर्थात शुष्क, डब्ल्यू यानी मरुस्थल, के का अर्थ है जहां तापमान 22 से कम हो अर्थात मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। तो आप बोलोगे मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु प्रदेश। अब देखो यहाँ पे बी और एस और डब्ल्यू जुड़ा है बी के साथ में, एस और डब्ल्यू इन दोनों का संबंध केवल बी के साथ में रहेगा और किसी के साथ में नहीं रहेगा। आप इसको यूं भी देख सकते हो, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल है, ये ठंडे मरुस्थल हो गए, है ना। के का अर्थ ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और ये जो थे आपके ये थे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, है ना। उसी तरह ये उष्ण, उपोष्ण और मध्य दोनों थे, तो ये उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश, यह उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश, और ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश। ठीक है, तो ये वापस बांटे थे अपन ने बी के प्रदेश। अब देखते हैं सी कोष्ण शीतोष्ण जिसमें मध्य अक्षांशीय जलवायु पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय जलवायु सी में क्या होगा, न तो तापमान की अधिकता न ही न्यूनता। उसके वापस भाग किए हुए हैं सी एफ ए। देखिए आप, सी का अर्थ दे रखा है
उष्ण शीतोष्ण जलवायु, एफ का अर्थ है वर्ष भर वर्षा, ए का अर्थ है 18 डिग्री से तापमान की न्यूनता। तो यहां आप देखोगे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश CFA, मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क प्रदेश। फिर आप देखोगे CSA, ये CS है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। ये C का अर्थ है उष्ण शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, S का अर्थ है समर ड्राई, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, याद कर लेना, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश CSA या CS जलवायु प्रदेश, CSA या CS जलवायु प्रदेश, ये CS, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क रहती है। तो वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। नेक्स्ट है समुद्र पश्चिमी तटीय, जो भी समुद्रों के पश्चिमी तट वाले भाग है वहां पे CF वर्षा होती है, पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेशों में। C है कोष्ण, F है वर्षा, वर्ष भर वर्षा होती है, कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है ना। नेक्स्ट है D शीतल, आर्द्र महाद्वीपीय और उत्तरी ध्रुव महाद्वीपीय जलवायु। आर्द्र महाद्वीपीय, इसमें DF आ जाएगा, और DW, DF F का अर्थ समझते हो क्या होता है? वर्ष भर वर्षा, और W का अर्थ क्या है? विंटर ड्राई, अर्थात शीत ऋतु में ड्राई शुष्क रहती है। तो DF का अर्थ है कोई शुष्क ऋतु नहीं है, भीषण जाड़ा, जाड़ा का अर्थ है शीत ऋतु, जाड़ा का अर्थ क्या है? शीत ऋतु। फिर नेक्स्ट है DW का अर्थ जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण, है ना, विंटर ड्राई, जाड़ा शुष्क, शीत ऋतु क्या रहती है? शुष्क रहती है। स्मॉल W का यही अर्थ है। तो D को भी दो भागों में बांट दिया, है ना, DF और DW। DW पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है, और ये सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। ये थोड़े डेप्थ में हो जाएंगे, आपको केवल क्या करना है, कोड के साथ में उसकी विशेषता याद रखनी, कोड से ही प्रश्न बन जाएगा। जैसा अभी फर्स्ट ग्रेड में भी अभी हाल ही में एग्जाम में प्रश्न आया था, जो कैंडोल के जो वनस्पति वर्गीकरण थे उनको मिलाना था आपके कॉपेन के वर्गीकरण के आधार पे, ABCD में कौन सा किसके साथ मिल रहा है, तो ऐसे वर्गीकरण का प्रश्न आ सकता है। लास्ट है ई शीत जलवायु प्रदेश है, इसको दो भागों में बांटा, टुंड्रा और हिमटोपी। ये ET है टुंड्रा, और EF है हिमाच्छादित सतह जो साल भर बर्फ से ढकी रहती है। तो ET हो गया, सही अर्थों में कोई भी ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, टुंड्रा प्रदेश। और ये ध्रुव पे ग्लोब पे देखोगे तो 66 डिग्री के बाद वाला भाग टुंड्रा प्रदेश। फिर हिमटोपी, हिमटोपी EF सदैव हिमाच्छादित सतह रहती है ना, बर्फ से ढकी हुई सतह। और लास्ट है उच्च भूमि, ये उच्च भूमि हिमाच्छादित उच्च भूमियां होती है जो पर्वतों पे ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। तो ये आपको जलवायु कॉपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के प्रकार है वो आपको याद रखने हैं। मुख्यतः प्रकार कौन से हैं? 5, ABCD और E। H बाद में जोड़ा गया है, H का अर्थ है पर्वतों के ऊंचे वाले प्रदेश, ठीक है। फिर आपको देखना है इनके अंदर भी वापस प्रकार दे रखे हैं। A में 3 टाइप है, AF वर्ष भर वर्षा, AM मानसूनी, AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, अर्थात विंटर ड्राई, जाड़े की शुष्क ऋतु, जाड़े का अर्थ है शीत ऋतु, ठीक है। फिर आपको वापस देखना B में S और W दो जुड़ेगा B के साथ में, दोनों कैपिटल है। S का अर्थ स्टेपी प्रदेश, W का अर्थ मरुस्थलीय प्रदेश, दोनों को वापस दो भागों में बांटा है। मरुस्थल भी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, स्टेपी प्रदेश भी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, इनको आप ध्यान रखना। फिर C कोष्ण शीतोष्ण दे रखा है, इसमें भी 3 टाइप है, CF, CS और CF। CFA और CS, ये CS है वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है जहां सर्दियों में वर्षा होती है, तो इसको आप नोट रखना अच्छे से, ठीक है। फिर दे रखा है D आर्द्र महाद्वीपीय और उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश, DF सेंट लॉरेंस तुल्य है, और DW है पश्चिमी यूरोप तुल्य, तो इनको भी आप ध्यान रखना। लास्ट है E के साथ में 2 जुड़ेंगे, ET और EF। ET है टुंड्रा प्रदेश, और EF के साथ है हिमाच्छादित सतह जो साल भर बर्फ से ढकी रहती है। और लास्ट कोड दे रखा है H का अर्थ है पर्वत के ऊंचे वाले भाग जो बर्फ से ढके रहते हैं। तो इस तरह से कॉपेन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे विद्यार्थियों पूरा होता है। आपको क्या करना है, यहाँ तक कंटिन्यू कोड और प्रदेश की विशेषताएं याद रखनी अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी टॉपिक में दे रखा है आपके जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से कारण है जलवायु परिवर्तन के? सबसे पहला कारण है खगोलीय कारक। पहला कारक है खगोलीय कारक, जिसमें सौर कलंकों की संख्या घटने पर तापमान ज्यादा व शुष्क दशाएं होती है तथा संख्या बढ़ने पर मौसम आर्द्र और ठंडा हो जाता है।
होता क्या है, सूर्य के ऊपर काले धब्बे बनते हैं। तो काले धब्बे 5.5 साल में एक धब्बा बनता है और 5.5 साल में धब्बा समाप्त होता है। अर्थात सूर्य पर सौर कलंकों के बनने की अवधि 11 वर्ष होती है ना, बनना और समाप्त होना। सौर कलंक की अवधि कितनी होती है? 11 वर्ष। जिस वर्ष सौर कलंकों की न्यूनता होती है, देखो लाइन क्या लिखी हुई, सौर कलंकों की संख्या घटने पर तापमान ज्यादा, विकिरण इंसोलेशन ज्यादा निकलता है, सूर्य से तापमान है वो ज्यादा रिलीज होता है। तो जिस वर्ष सौर कलंकों की संख्या घटती है उस वर्ष पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो जलोय दशाओं में परिवर्तन होगा, है ना। तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, कृषि दशाओं में परिवर्तन होगा। ये आगे पढ़ने वाले अभी अपन जस्ट इसी में ग्लोबल वार्मिंग के तहत। तो सौर कलंकों की संख्याओं में परिवर्तन होता है, ये खगोलीय कारक है। जो ही सूर्य के ऊपर कलंकों की संख्या में परिवर्तन होता है उससे जलोय में परिवर्तन होता है, पहली बात। दूसरी बात, मिल्कोविच दोलन है। ये देखो दोलन कौन सा दे रखा है, इसके बारे में दे रखा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की डगमगाहट तथा ये पृथ्वी का डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। यह कारक सूर्य तप में परिवर्तन लाता है जिससे जलवायु में बदलाव आता है। देखो ये जो मिल्कोविच दोलन है, ये दोलन क्या है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दशा बनती है, एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी बनती है, उसे अपन ने पढ़ा था उपसौर और अपसौर। तो ये जो मिल्कोविच दोलन है ये भी यही है, ये क्या एक अनुमान लगाता है। ज्यों ही पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो उस समय यह अनुमान लगाता है कि किस दशा में तापमान अधिक प्राप्त होता है तब भी जलवायु में परिवर्तन होता है, और किस दशा में तापमान कम प्राप्त होता है तब भी जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दूसरा कारक हो गया जलवायु परिवर्तन का। तीसरा कारक है ज्वालामुखी क्रिया। देखिए ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तो बहुत सारे एरोसोल है वो वायुमंडल में फैलते हैं, और वायुमंडल में फैलकर वो क्या करते हैं, इंसोलेशन को आने से रोक देते हैं, है ना। तो पृथ्वी पर एक तरह से तापमान में कमी ला जाते हैं। तो क्या हुआ, तापमान जो ही ज्वालामुखी क्रिया होती है तो तापमान गिर जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी वायुमंडल में एरोसोल फेंक देता है जो कि सौर्यक विकिरण के लिए, जो कि सौर्यक विकिरण को कम कर देते हैं, है ना। वायुमंडल में ये सारे ज्वालामुखी विस्फोट से जो एरोसोल्स निकलते हैं, फैलते हैं, ये इंसोलेशन को आने से रोक देते हैं, बीच में परत बना देते हैं। तो ताप कम आएगा तो पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन होगा। तो मेन कारक एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपके 3 कारक। एक तो खगोलीय कारक, सौर कलंकों की संख्या, सौर कलंक बनते हैं और बिगड़ते हैं, तापमान में कमी और वृद्धि होती है जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। दूसरा कारक है मिल्कोविच दोलन, ये क्या करता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है उस पृथ्वी से अनुमान लगाता है कब जलवायु में परिवर्तन हुआ, ताप के परिवर्तन के कारण। ठीक है। तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोट होती है, ज्वालामुखी क्रिया। उस समय भी क्या होता है, बहुत सारे एरोसोल्स वायुमंडल में फैल जाते हैं, तापमान में बाधा बनते हैं जिससे भी जलवायु में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण दे रखा है पिनोटोबा तथा एम सिमोल ज्वालामुखी उद्भेदन से। ये फिलीपींस और मैक्सिको की ज्वालामुखियां हैं। उस जब विस्फोट हुई तो वहां पे तापमान फिलीपींस और मैक्सिको में तापमान गिर गया था, क्योंकि ज्वालामुखी एरोसोल से वायुमंडल में फेंक देती है बहुत सारा धुआं, अपशिष्ट, बहुत सारे, एक तरह से बादल बन जाता है वायुमंडल में। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बहुत सारे एरोसोल्स, ये जो कण होते हैं वायुमंडल में तैरते रहते हैं और कई महीनों बाद धीरे धीरे वापस सतह पर आते हैं, तब तक वो तापमान को आने से रोकते हैं, बाधा बनते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि सन 2050 तक 1.5 डिग्री से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है पृथ्वी पर, ऐसा अनुमान है। नेक्स्ट दे रखा है भूमंडलीय ऊष्मन। ये देखिए ये आखिर आ गया ग्लोबल वार्मिंग, है ना। हरितगृह गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर लगातार बढ़ रहा है ना। और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए मान लो सूर्य की किरणें 100 आई, है ना, 100 किरणें आई पृथ्वी पर, वापस लौट गई कितनी, मान लो 60 वापस लौट गई, पीछे कितनी रही 40। ये समझने के लिए है ना, हकीकत नहीं है कि काल्पनिक कल्पना कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है लगातार। अब ये बात कर रहे हैं मान लो 2001 की, फिर बात करते हैं 2010 की। 2010 में क्या दशा है, इंसोलेशन 100 आया, है ना, 100 में से अब की बार कितनी रुक गई, 45 रुक गई, वापस कितनी चली गई, 55 वापस चली गई। ये 2010 की। अब देखो पहले 40 किरणों का इंसुलेशन का तापमान था जो भी था, अब 45 किरणों का टेम्परेचर है। फिर 2020 की बात करें तो अब वापस वही सेम कंडीशन,
आई जितनी रुकी थी उसमें से मान लो 50 इंसोलेशन रुक गई और वापस चलेगी 50। अब देखो क्या बन रहा है, लगातार वापस जाने की जो दशा है, सूर्य की किरणों का टकरा के जो वापस जा रही है, वो लगातार पृथ्वी के ऊपर किरणों की मात्रा रुकती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, वापस कम जा रही है। अर्थात इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, इसके पीछे विभिन्न सारी गैसें हैं, विभिन्न प्रकार के मानवीय कल कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट है, वो सारे के सारे परत है, विभिन्न प्रकार की गैसें, या ये क्या करती है गैसें कि इंसोलेशन को वापस जाने से, भारतीय विकिरण को वायुमंडल के बाहर जाने से रोक देती है। तो रोकेगी तो पृथ्वी पर तापमान है वो बढ़ेगा। इसी दशा को क्या कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग, उसमें वायुमंडल का उसमें दशा है ना, ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय उष्मन। तो क्या लिखा है, पृथ्वी हरित गृह गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। उसके बाद पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस, है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, हालांकि थोड़ा सा इसमें और इंक्रीज हुआ है। पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है पिछले 50 वर्षों में, है ना। क्लास की शुरुआत में देखा था, बहुत लंबी दशक के बाद में, लंबे अरसे के बाद में अगर कोई परिवर्तन होता तो उसे अपन जलवायु कहते हैं। कम से कम 50 वर्ष के बाद में ये दशा परिवर्तन हुई, तब उसको जलवायु दशा में काउंट किया है। कम से कम 50 वर्ष की कंडीशन है उसमें। फिर पिछले 50 वर्षों में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा है। सदी के अंत तक 1.5 मीटर महासागरों का जल स्तर बढ़ने की संभावना है और द्वीपीय देश सर्वाधिक प्रभावित होंगे। अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो सबसे पहले द्वीप डूबेंगे, है ना। आपने देखा होगा भारत में भी आप देखोगे तो जो दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग के पूर्वी और पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में देखोगे तो मुंबई है ना, मुंबई है, चेन्नई है, ये सबसे पहले खतरे में है, जल स्तर बढ़ेगा समुद्र का। तो जैसे श्रीलंका की बात करें, बहुत सारे द्वीप हैं, भारत के दक्षिणतम जो द्वीप था, है ना, इंदिरा पॉइंट, वो 2004 की सुनामी में डूब गया, क्योंकि जल स्तर बढ़ गया और डूब गया सुनामी में। तो इसी तरह से जो ये मान लो ताप बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो सबसे पहले समुद्रवर्ती द्वीप डूबेंगे, है ना। वर्तमान में श्रीलंका की हालात कुछ इसी तरह की चपेट में आ रहा है, श्रीलंका पर भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बांग्लादेश का 16% क्षेत्रफल, 15% जनसंख्या इस खतरे को प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में इसी द्वीप जल स्तर के बढ़ने से प्रभावित है। वहां के 16% क्षेत्र और 15% जनसंख्या इस खतरे से जुड़ी हुई है। द्वीप के डूबने के दर में माइग्रेशन विद डिग्निटी की नीति किरवती देश में अपनाई है। ये क्या होता है कि देश से वहां से माइग्रेशन हो जाता है ना। माइग्रेशन क्यों होगा, क्योंकि वहां पे रहने के लिए उचित दशा नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे लोग, अन्यत्र जाने की कोशिश करेंगे। और ये द्वीप के डूबने के कारण अन्यत्र दशाओं पे जा रहे हैं, ये माइग्रेशन विद डिग्निटी, ठीक है। जैसा श्रीलंका में हो रहा है वर्तमान में, श्रीलंका के काफी नागरिक है वो यूके की साइड हो जाके वहां निवास करने की फिराक में चल रहे हैं। अभी प्रोसेस, उनकी पॉलिसी ऐसी चल रही है, वहां से काफी लोग बाहर की ओर विचरण कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, अब देखो, अगर पृथ्वी पर लगातार ताप बढ़ेगा तो लगातार ताप के बढ़ने से ये जो भूमंडलीय उष्मन है, इसमें लगातार ताप बढ़ता जाएगा, पृथ्वी पर बहुत सारी दशाओं में परिवर्तन होगा। सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, मौसमी विसंगतियां उत्पन्न हो जाएगी, मौसमी विसंगतियां। फिर वर्षा प्रारूप में भिन्नता होगी, वर्षा अधिक होने लग जाएगी। फिर ऋतु चक्र में परिवर्तन होगा, जल चक्र बदल जाएंगे, एल नीनो प्रभाव में वृद्धि होगी। अभी आगे अपन पढ़ेंगे एल नीनो और ला नीनो, ये भारतीय मानसून पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है, एल नीनो की धारा और मानसून ला नीनो की धारा। तो एल नीनो प्रभाव में वृद्धि होगी, अर्थात कुछ क्षेत्रों पर तो बहुत अधिक वर्षा होगी और कुछ क्षेत्रों पर सूखा पड़ेगा, ये एल नीनो का प्रभाव है। फिर चक्रवातों की आकृति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ेगी, बार बार आएंगे। ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलेगी, जिससे सागरों का जल स्तर बढ़ेगा, ये सबसे इंपोर्टेंट है, बढ़ेगा ना। फिर बाढ़ की संभावना होगी, बाढ़ की अधिकता होगी, ऐसे लिख दो आप, बाढ़ की अधिकता होगी। कृषि प्रारूप बदल जाएगा और जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा रहेगा। ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव है। सबसे ज्यादा इफेक्ट है तापमान के बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलेगा जल स्तर बढ़ेगा, तो
जलवायु परिवर्तन होगा, जल स्तर बढ़ने से द्वीप डूबेंगे, जल स्तर बढ़ने से कृषि पद्धति बदली जाएगी, जल स्तर बढ़ने से वर्षा का ट्रेंड बदलेगा, जल स्तर बढ़ने से जीव जंतुओं पर अलग प्रभाव पड़ेगा, वर्षा का ट्रेंड बदल जाएगा तो कृषि की पद्धति बदल जाएगी। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य कार्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के ये प्रभाव है। ठीक है, अब इसी में दे रखा है आपका हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सूर्य से आने वाली लघु तरंगीय किरणों को कुछ गैसें जैसे CO2 जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC आदि पृथ्वी तक आने तो देती है, अर्थात इंसुलेशन के लिए ये गैसें पारदर्शी तो है, लेकिन ये गैसें पृथ्वी से होने वाला दीर्घ तरंगीय जो पार्थिव विकिरण है उनको सोख लेती है, अर्थात वापस नहीं जाने देती है वायु अंतरिक्ष में। तो वायुमंडल में ये गैसें उनको सोख लेती है तथा पुनः धरातल की ओर भेज देती है, कुछ भाग रोक के कुछ भाग को वापस पृथ्वी की ओर भेज देती है, जिससे क्या होता है? परिणाम स्वरूप धरातलीय सतह निरंतर गर्म होती रहती है। इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और हरित गृह प्रभाव दोनों कंसेप्ट जुड़े हुए ही हैं, दोनों के प्रभाव भी एक ही है, दोनों के लिए मुख्यतः एक ही कंसेप्ट है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है? सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है। हरित गृह में क्या है? हरित गृह प्रभाव में भी वही है, कुछ गैसें क्या कर रही है, जो इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उनको पृथ्वी पर आने तो देती है पर वापस जो पार्थिव विकिरण है उनको जाने नहीं देती है। तो एक तरह से आपके ढक्कन का काम कर रही है ना? किन के लिए? पार्थिव विकिरणों के लिए। जब पार्थिव विकिरण पृथ्वी से बाहर नहीं जाएगी अंतरिक्ष में तो क्या होगा? यहां रुकेगी तो तापमान पृथ्वी के धरातल का बढ़ेगा, जिसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, हरित गृह प्रभाव। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इनके लिए मुख्य तो गैसें कौन कौन सी, देखिए आप ध्यान रखें, इनको नोट करना, स्टार लगा के अच्छे से याद करना। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? सबसे प्रमुख गैस है CO2। सबसे ज्यादा योगदान अगर ग्रीन हाउस गैस में कोई गैस का है तो वो है CO2। फिर जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प अलग है ये ना, जल वाष्प, जल वाष्प के बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रेट ऑक्साइड, फिर यहां से अलग है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर O3 ओजोन। O3 है ये ओजोन, O3 है ना। ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं ओजोन में। तो ये प्रमुख गैसें हैं। ये गैसों में सबसे मुख्य कारक आपको पूछे हरित गृह प्रभाव के लिए इंपोर्टेंट गैस, सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली, प्रभाव को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है? CO2। ठीक है, अब CO2, CFC है ना, और O3 नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी गैसें क्या करती है? हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देती है। अब इसका भी प्रभाव, दुष्परिणाम वही है जो आपके ग्लोबल वार्मिंग के थे। इसके दुष्परिणाम भी यही है, तापमान में वृद्धि होगी, वर्षा में वृद्धि होगी, समुद्र जल स्तर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगा, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेंगे, समुद्री द्वीप डूबेंगे। वही कारक है सारे के सारे जो ग्लोबल वार्मिंग के थे। ठीक है, दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके लिए कुछ विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हुए हैं, है ना, पर्यावरण समस्याओं को लेके। तो उनमें से कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको नोट करके लाया हूं मैं। क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले हुआ 1997 में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। क्योटो प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखना कब हुआ था? क्योटो जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पे एक सम्मेलन हुआ था, समिट हुआ था, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया उसे। ये 1997 में हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था ये आप ध्यान रखना बस। ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पहली बात, ये 2005 में प्रभावी हुआ। 141 देशों ने भाग लिया और 35 देशों को प्रतिबद्ध किया गया कि 1990 के उत्सर्जन स्तर में 2015 तक आप 5% की कमी लाओगे। जो उन देशों में 1990 में जितना उत्सर्जन हो रहा था उतना उत्सर्जन आप क्या करोगे? 2012 तक कमी लाओगे, 5% की कमी लाओगे कार्बन उत्सर्जन में। फिर जो लगातार CO2 बढ़ रही है, इसकी अगर दर देखोगे तो आप 0.5% वार्षिक दर से लगातार CO2 बढ़ रही है। उसके बाद जो तापमान बढ़ रहा है वो तापमान बढ़ रहा है 0.4% वार्षिक दर से। CO2 तो बढ़ रही है 0.5% वार्षिक दर से और तापमान बढ़ रहा है 0.4% वार्षिक दर से। आप देखोगे 1998 सबसे गर्म वर्ष रहा है पूरी शताब्दी का। 1998 सबसे गर्म वर्ष रहा है पूरी शताब्दी का। आप देखोगे 1901 से 1944 या 1977 से 1999, 77 से 99, 2 अवधियों में तापमान बढ़ा है। 2 अवधियों में तापमान क्या हुआ है? बढ़ा है।
20वीं शताब्दी में अंत तक औसत वार्षिक तापमान 19वीं शताब्दी में दर्ज किए तापमान से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अर्थात लगातार ताप, औसत ताप है वो लगातार बढ़ रहा है। 19वीं शताब्दी के मुकाबले 20वीं शताब्दी का ताप है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। कुछ फैक्ट है एनसीईआरटी में दिए हुए, आप ध्यान देना। इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना आप, तो 5% की कमी लाने का टारगेट रखा गया। किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में सभी देशों को बोला गया 90 के उत्सर्जन स्तर को 2012 तक आपको 5% की कमी लानी। स्पेशली 35 देशों को प्रतिबद्ध किया गया इसके लिए। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कहां हुआ? जापान के क्योटो शहर में हुआ, 1997 में हुआ। फिर अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के अनुसार 2024 न केवल 21वीं शताब्दी का बल्कि वर्ष 1850 से अब तक का सबसे गर्म वर्ष है, जिसमें पूर्व औद्योगिकरण स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। अब ध्यान देना इसको, 2024 जो वर्ष है वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष है। 1850 के बाद का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? 2024। और तापमान कितना बढ़ा है? लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन। अब स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन, यह पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। स्टॉकहोम, है ना, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था ये, और ये 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून को पहली बार पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन हुआ। इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस भी कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हुआ यूएन द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी इसी सम्मेलन के बाद हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में हुई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये दो प्रोजेक्ट चलाए गए थे भारत में। टाइगर था 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट था 1992 में। ये भी भारत में टाइगर और एलिफेंट को रिजर्व कंजर्वेशन बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए थे। अब इन दोनों को मोदी जी ने एक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ये लेनेरियो नहीं, जेनेरियो है, रियो डी जेनेरियो। ये 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे आयोजन हुआ था इसका। धारणीय विकास हेतु सतत विकास। धारणीय विकास का अर्थ क्या समझ सकते हो आप? सतत विकास। धारणीय विकास, सतत विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसमें एजेंडा 21 नाम का, इसको एजेंडा 21 नाम दिया गया। धारणीय विकास क्या, सतत विकास क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी बात बता देता हूं। धारणीय विकास क्या? वर्तमान आवश्यकता, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है उसको पूर्ति करना, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, और आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखना, यही सतत विकास है। तो ये कंसेप्ट यहीं से निकला था, रियो डी ब्राजील से, रियो डी जेनेरियो शहर से, है ना। तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को एजेंडा 21 नाम दिया गया। वन, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखो, तापमान नियंत्रण, वन संरक्षण, जैव विविधता एवं सतत विकास संबंधी निर्णय लिए गए। जैव विविधता एवं सतत विकास संबंधी निर्णय लिए गए इसमें। फिर क्योटो सम्मेलन, ये वापस क्योटो आ गया, बड़े स्तर पे पढ़ा अपन ने, वापस 1997 में हुआ भूमंडलीय तापमान नियंत्रण के संबंध में। दिसंबर 1997 जापान के क्योटो शहर में पृथ्वी 5 सम्मेलन हुआ, है ना। पृथ्वी सम्मेलन के बाद पृथ्वी 5 सम्मेलन हुआ। ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस रियो डी जेनेरियो को पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है, इसे पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992, है ना। तो पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद हुआ, इसलिए इसे बोल दिया क्योटो प्रोटोकॉल को पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन निर्णय लिया गया, और औसत 5.2 डिग्री कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। फिर कुछ अन्य सम्मेलन है। क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। इसका उद्देश्य क्या था? ओजोन संरक्षण का बचाव करना। फिर वियना सम्मेलन हुआ 1985 में, यह भी पर्यावरण संरक्षण लेके। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, देखो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। ये इंपोर्टेंट है, ये ओजोन संरक्षण हेतु हुआ, यह ओजोन संरक्षण हेतु हुआ, और ये 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, 16 सितंबर को।
फिर पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी किया गया, कार्बन उत्सर्जन को बाध्यकारी किया गया लक्ष्य को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉप 29 अजरबैजान में हुआ, 11 से 22 नवंबर 2024 को हुआ। कॉप 30 ब्राजील में होगा नवंबर 2025 में। ये कुछ हो रखे सम्मेलन, और एक ध्यान देना कॉप 30 अभी होने वाला है ब्राजील शहर के अंदर, और कॉप 29 हुआ है बाकू अजरबैजान में। कौन से देश में? बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में हुआ, ये बाकू अजरबैजान में, ठीक है। तो ये दो कॉप याद रखना। कॉप का अर्थ क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस तरह से विद्यार्थियों आज की क्लास यही समाप्त होती है। देखिए आप क्या पढ़ा, अपन ने सबसे पहले पढ़ा जलवायु, जलवायु और मौसम में डिफरेंट पढ़ा। फिर जलवायु वर्गीकरण के आधार कौन कौन से, फिर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन ने अपना वर्गीकरण 1918 में अनुभविक पद्धति के आधार पर प्रस्तुत किया। आधार क्या क्या थे? आधार थे तापमान, वर्षा, वनस्पति। वनस्पति का जो आधार लिया उन्होंने कैंडोल के वर्गीकरण के आधार पर लिया। कैंडोल ने 1874 में जो वर्गीकरण दिया था उसमें उन्होंने पूरे विश्व के वनस्पति को 5 मंडलों में बांटा था, और उसी को आधार माना था कोपेन ने भी, ठीक है। फिर कोपेन के जलवायु में मुख्यतः प्रदेशों का निर्धारण हुआ कैपिटल लेटर, अंग्रेजी की वर्णमाला कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो यहां देखो कि आप ए का अर्थ उष्ण कटिबंध, बी का अर्थ शुष्क जलवायु, सी का अर्थ कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध जलवायु, और डी का अर्थ शीतल हिम वन जलवायु, ई का अर्थ शीत जलवायु, एच ऊंचाई के लिए, इसको बाद में शामिल किया गया था ना उच्च भूमि वाले कारकों को लेके। तो इन समूह को ही आप तो याद रखना, यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। विशेषता देखना, ए में सभी औसत महीनों का तापमान 18 से अधिक, बी में वर्षा से अधिक वाष्पीकरण, सी में सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 से अधिक 18 से कम, डी में हिम जलवायु शीतल हिम जलवायु, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री से कम होगा, 0 और 3 के बीच होगा। फिर ई सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम ही होगा। और फिर एच है ऊंची वाले भूमियों के लिए कटिबंध, ठंडे प्रदेश, बर्फ से ढके ऊंचे प्रदेश। ये इंपोर्टेंट है आपके समूह, इनको याद रखना। समूह के प्रकार, और इन प्रकारों में भी वापस आप देखोगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु को स्टार लगाया मैंने, है ना। और एक इनको बी को विशेष ध्यान रखना, बी एस और बी डब्ल्यू, ठीक है। फिर पढ़ा अपने आगे जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। उसके बाद अपन ने देखा भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के दुष्परिणाम, ये अच्छे से याद करना। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? CO2, CFC और O3, है ना। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। के बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997, उसके बाद आपके पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्य सम्मेलन, स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन, ये आपके स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, और 5 जून 1972 को हुआ था, पहला पर्यावरण सम्मेलन था, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद रियो डी जेनेरो, इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है, यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ। एजेंडा 21 यहाँ से निकला कंसेप्ट, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट आपके कुछ सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल हो ही गया, वियना सम्मेलन 85 याद रखना, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 याद रखना, पेरिस सम्मेलन 2015 याद रखना, फिर कॉप 29 हुआ बाकू अजरबैजान में, और कॉप 30 होने वाला है ब्राजील के अंदर नवंबर 2025 में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास थी आपके विश्व जलवायु के ऊपर, और स्पेशली कोपेन का वर्गीकरण, फिर अपन ने पढ़ा जलवायु के प्रभावित होने वाले कारक, फिर जलवायु को बचाने के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए जो विशेष सम्मेलन हुए वो वाले, ठीक है। क्लास को लाइक नहीं किया तो कर देना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और अपनी निरंतरता को बनाए रखें। मस्त रहे, व्यस्त रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।